नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप पर। और आज बातचीत दो चीज़ों की होगी, एक कच्चे तेल की जिसमें उबाल आना शुरू हुआ है और दूसरा सोना जो अब 70,000 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में उसने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए $2,500 का भाव टच किया है। तो इन दोनों पे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में बातचीत करें। साथ ही हल्दी पर गहरा पीला रंग चढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, इस पर बातचीत होगी। बातचीत किससे होगी? तो सबसे पहले हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे, साथ ही कामा ज्वेलर्स के एमडी कोलिन शाह और केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वीपी जतिन त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तनेजा जी की बात चलते हैं। तनेजा जी, 2 दिन पहले हम लोगों ने जब बातचीत की थी तो क्रूड काफ़ी सॉफ्ट था और उसके अलग अलग रीजन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि यूएस इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा सप्लाई है, चीन में डिमांड कम हो रही है। लेकिन अचानक से $2-3 का राइज आया है और वो इस्माइल हैनिया की डेथ के बाद थोड़ा टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या आपको संभावना लग रही खाड़ी देशों में जो तनाव बढ़ा है इसकी वजह से क्रूड में, और क्या असर हो सकता है और क्या ये टेंशन और बढ़ सकती है? क्या अलग अलग जो खबरें चल रही हैं? देखिए, जो बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया है, अभी जो क्रूड की कीमत बढ़ी है उसकी कोई और वजह है नहीं। डिमांड सप्लाई सब कुछ ठीक है, बाकी जगह ठीक है, यूक्रेन की स्थिति ठीक है। अभी ये सीधा सीधा जिस हिसाब से इजराइल ने एक तरफ तो हिजबुल्लाह के ऊपर और दूसरी तरफ तेहरान में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो है तेल का बाजार ये मान के चल रहा है कि ये अब एस्केलेट होने वाला है। उनको ऐसा लगता है इजराइल जो है वो अमेरिका की सुन नहीं रहा है और जो पीस टॉक हो रही है, जो ट्रूस शांति कराने की कोशिश है, उसको बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि जो निशाने पे तेहरान में इनको मारा गया है वो तो उसी पीस टॉक में वो शामिल थे। तो अब दूसरी तरफ उनको इस बात का डर है, ईरान भी तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, चाहे उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन उसका तेल बाजार में आता है और सप्लाई साइड में उसकी बड़ी भूमिका है, खासतौर से चीन जैसे देशों को। अब चूंकि ईरान ये मान रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, तो राजधानी में उसमें हमला हुआ है, तो ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो इसका जवाब देगा। अब क्या जवाब देगा, इसको लेके बाजार में चिंता है। हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से ईरान पर निर्भर है, वो भी एक तरीके से उन्हीं की सपोर्टेड आउटफिट है, उस पर भी कल हमला हुआ है, तो वो जाहिर है वहां से भी जवाब होगा। और तीसरी तरफ जो हमास जो अंदर है वहां से भी कुछ ना कुछ हरकत होगी। तो इसलिए तेल बाजार ये मान के चल रहा है कि बहुत बड़ा एस्केलेशन या होगा या नहीं होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कल पिछले 48 घंटे के अंदर हुआ है वो उससे ये तो तय है कि आने वाले जो सप्ताह हैं उसमें वहां बहुत बड़ी मिलिट्री हरकत होने वाली है, जियोपॉलिटिकल हलचल आने वाली है और हो सकता है कि जो सप्लाई है कहीं ना कहीं वो भी उसके शिकंजे में आ जाए। क्योंकि जब युद्ध होने लगता है, स्थिति का बेकाबू होती है, तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है तेल सप्लाई रूट्स को। क्या ऐसा होगा नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान जवाब देगा ये तो तय है, हिजबुल्लाह जवाब देगा ये भी तय है और इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा ये भी तय है। अब प्रेशर्स बहुत हाई हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं भी वो जा सकता है। बहुत लोग मान रहे हैं कि एस्केलेशन होगा। भारत ने भी जो अपनी चिंता इस बात को लेकर के दिखाई है और कहीं ना कहीं भारत भी उसकी हिसाब से तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी होगा क्या कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जब तक ये एस्केलेशन होता है, ये तनाव बना रहता है, जो तेल की कीमतें हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगी। ये जो बात थी कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से 75 की तरफ जाना चाहिए, फिलहाल वो थम गया है और अभी जो है वहां का तापमान कैसा रहता है वही तापमान आपको तेल की कीमतों में दिखेगा। बताइए, क्या ईरान इतने बड़े एस्केलेशन का रिस्क लेगा क्या? देखिए, ईरान के सामने समस्या क्या है कि ईरान के घर में घुस के, अंदर घुस के उनका मेहमान, वो मेहमान जो इसलिए आया हुआ था कि राष्ट्रपति पद की शपथ दी गई थी, उसके लिए वो हमास का मुख्य प्रतिनिधि था। और तेहरान का जो नॉर्थ तेहरान है वो वहां का सबसे पॉश इलाका है, जैसे आपके बम्बई के अंदर नरीमन पॉइंट हो या कफ परेड हो, ऐसे इलाके में उनकी राजधानी में और राजधानी के उस इलाके में घुस के जहां उनके सारे लीडरशिप रहती है, सारे धनाढ़ लोग रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, उसके अंदर घुस के मार देना और उसको इस तरह से मार देना कि ईरान, ये उनके लिए बड़ी शर्मनाक घटना। ईरान जो है दे आर वेरी प्राउड पीपल, पुराना एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था, वो लोग हैं ये। तो उनको लगता है उनकी अस्मिता पे हमला हो गया है और अगर वो उसका बदला नहीं लेते, बाहर वाले क्या सोचेंगे उसकी चिंता नहीं है, ईरान के लोग क्या सोचेंगे उस सरकार के बारे में जो नई नई सत्ता में आई, वो राष्ट्रपति जो नए नए चुने गए हैं। तो ईरान बदला तो लेगा, उसके कहेगा। अब वो बदले का स्वरूप क्या होगा, वो कितना बड़ा होगा,
कितना खतरनाक होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बदला तो लेगा। और हिजबुल्लाह जिसको पूरी सपोर्ट ईरान की ही है लेबनान के अंदर, वो भी बदला लेगा क्योंकि उनके भी बड़े ठिकानों पे हमला हुआ है। इसलिए आने वाले जो दिन है, मैंने कहा वह राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर जाने वाला है, उसी अनुपात में वो आपको तेल की कीमतों में दिख सकता है। जी, तो तनेजा जी अगर इसको 50-50 के स्केल पर रखें तो $100 की तरफ क्रूड जाने का रिस्क काफी बढ़ गया है। नहीं, $100 तो अगर जो है जो बदला लिए जाता है और वो बदले को ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अमेरिका की वो कितना सुनता है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इजराइल ये लेके चलता है कि भाई ठीक है हमने भी किया था, इन्होंने कर दिया थोड़ा, अगर यही बात यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का दबाव इस तरीके का होता है, क्योंकि वहाँ चुनाव का वर्ष है और बाइडेन साहब विदेश पॉलिसी उनका पहली मोहब्बत उनकी विदेश नीति है, तो इसलिए जो है सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अभी 100 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना यह है कि आने वाले चंद दिनों में ये दिखेगा 2-4 हफ्तों में कि टेम्परेचर कितना राइज होता है। मुझे लगता है कि टेम्परेचर जो बढ़ गया है उसको अमेरिका एक सीमा से आगे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन खाली अमेरिका नहीं है, कतार भी है, सऊदी अरब है, और इन सब का काफी प्रभाव है हमास के ऊपर भी, आसपास भी। तो सब कुछ देखा, और ईरान जो है वो स्थिति बेकाबू हो जाए वो नहीं चाहता। जो नए राष्ट्रपति वहां बने हैं वो ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर के पूरी दुनिया से जो उनके संबंध टूट गए उनको दोबारा रिपेयर करा जाए, ये वापस आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम होना चाहिए, उनका एजेंडा है। तो इसलिए देखना होगा कि उनका रिस्पांस इसलिए होता है कि ईरान की जनता को शांत कर दो, और हकीकत यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी तो उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी मैं $100 की बात नहीं करूंगा, तापमान बेकाबू हो जाएगा, अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। लेकिन ये तो तय कि इस पे तय होगा कि यूएस का रिएक्शन क्या होता है, साथ ही जो हमला अगर मान लो होता है, बदला लेता है, तो किस क्वांटम में होगा, इस पे तय होगा कि क्रूड प्राइस कितना ब्रेकआउट कर सकता है। बिल्कुल, क्या क्वांटम में होता है और उससे फिर क्या टेम्परेचर बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है बदला लेगा, लेकिन अगर इजराइल ये मान के चलता ठीक है हमने कर लिया, इन्होंने बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। अगर ये बात खत्म हो जाती, चूंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये चुनाव का वर्ष है, और चुनाव के वर्ष में खासतौर से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो उनकी जो लेगेसी है 6 महीने जो उनके पास है, उनकी लेगेसी खराब हो जाए, उसमें दर्ज हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि बाइडेन जो है घरेलू नीति से ज्यादा उनका जो अपने पैशन है, जो मोहब्बत है, वो विदेश नीति से है। ओके, तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत रिस्की सिचुएशन है बिल्कुल खाड़ी में, और उसके हिसाब से होगा। तो ये सारी चर्चा, तनुजा सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा के हम लोगों को बहुत मदद करते हैं कि ओपन पोजीशन है, इसको हम लोग मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अजय जी, कुछ भी हो सकता है क्रूड में, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस है खाड़ी में। तो ट्रेडर भाई लोग क्या करें, कैसे ट्रेड बनाए, क्या ट्रेड सेटअप बनेगा? नमस्कार नीरज जी। डेफिनेटली पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में काफी अच्छी गिरावट थी, बट अचानक से हमने कल 3.5% की अच्छी खासी तेजी देखी है। एक तरफ हम देख रहे चाइना के जो नंबर्स थे वो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से गिरावट थी। सप्लाई में कोई ऐसा सीज फायर की बात हो रही है, एकाएक हमने कल का जो ये आउटकम देखा है, इसके वजह से पूरे सिनेरियो चेंज हो गए। जहाँ पे नाइमेक्स पे अगर हम देखें तो अब 80-81 की तरफ वापस WTI जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेंट भी 85-86 के जोन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। और आज ओपेक से भी मीट होनी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले महीने की मीटिंग में इन्होंने जो प्रोडक्शन कट है वो ईयर एंड और अगले साल तक भी कंटिन्यू किया है। तो मुझे लगता है ये जैसे तनीजा जी ने कहा कि अगर एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ब्रेंट जल्द 87-88 तक जा सकता है। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि लेके काम करना चाहिए। आज भी एमसीएक्स पे हम देख रहे हैं तेजी जारी है, तो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 6750 6800 तक का लेवल हम देख सकते हैं कच्चे तेल में। ओके, जतिन आपको क्या लगता है, अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो और उसको रिस्क लेने में लगता है इंटरेस्ट है, तो वो एक लॉन्ग पोजीशन लेके बैठ सकता है अच्छे खासे फायदे के लिए? नीरज जी, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का जो है रुझान रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक डर है कि ईरान की जो सप्लाई जो है वो कम हो सकती है अगर एस्केलेशन बढ़ती है, तो ऑलमोस्ट 10 to 15% मिनिमम जो है वो सल्फर जो है वो जो अभी उत्पादन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे देश भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बाद में और एस्केलेशन होती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन अब ये चांसेस है। तो यहाँ पर बाइंग का जो मोमेंट है और बढ़ेगा। 6550 6500 ये एक बेस सपोर्ट लेकर चलना चाहिए अभी नेक्स्ट ये वीक के 2 दिन जो बाकी है उसके हिसाब से। और काफी वॉलेटिलिटी वाला वीक रहेगा, मुझे लग रहा है आज का और कल का दिन भी इंटेंस रहेगा ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। हायर साइड में 6650 पहला टारगेट और 6700 दूसरा टारगेट। इसके लक्ष्य के हिसाब से क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस और छोटी मोटी डिप मिल जाए तो भी यहाँ पर बाइंग ही करके चलना है। ओके, छोटी मोटी डिप मिले तो बाइंग करके चलें और
थोड़ा सिचुएशन टेंस है तो इसलिए लॉन्ग साइड के ट्रेड बनते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गोल्ड पे बात होगी, क्योंकि उधर भी काफ़ी तेज़ी बन रही है। यही कारण है, जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस रेट कट की संभावना सितंबर में। तो गोल्ड पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और जतिन और केडे से भी राय लेंगे कि क्या ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है इस वक्त गोल्ड का, ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका और इंटरनेशनल मार्केट में सोना इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। फिर से भारतीय बाजारों में भाव 70,000 के पार है। अचानक आई इस तेजी के क्या वजह है और ये आगे यहाँ से भाव कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि भारत में भी डिमांड सीजन आने वाला है। इन सब पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कामा ज्वेलर्स के MD कोलिन शाह है। कोलिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो घटनाएं एकदम रिसेंट हुई हैं। एक तो भी ये खाड़ी देशों में बहुत तनाव बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम लोग क्रूड की चर्चा ही कर रहे थे। दूसरा, कल फेड की ओर से क्लियर इंडिकेशन है कि सितंबर की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। इन दोनों के मद्देनज़र कल दिसंबर वायदा जो था उसने करीब $2500 का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टच मारा, उससे ऊपर निकला। इंडियन मार्केट में देखिए, जिस दिन ड्यूटी कट हुई थी बजट में काफ़ी गिरा और अब फिर से 70,000 के आसपास पहुंच गया। क्या आपको दिख रहा भाव का आगे जाते हुए? आगे जाके देखो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वो पक्का है। और कल वापस जो हमस और ईरान में जो हुआ, तो उसके कारण जो अनसर्टेनिटी है, US इलेक्शन, चाइना का इकोनॉमी का सब न्यूज मीन्स अच्छा नहीं आ रहा है लास्ट 1-2 दिन में। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड मीन्स बुलिश ही रहेगा। तो मीन्स ऐसे लगा था कि 2500 का लेवल आने को थोड़ा और समय है, बट जल्दी आ गया। तो ये दिवाली में और 5 to 10% यहाँ से देख सकते हैं कि और आगे बढ़ेगा सोना 5 से 10%। तो ज्वेलरी की डिमांड तो गिरेगी। अभी गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट करी, ज्वेलरी डिमांड गिर रही है। देखो, गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा बहुत छोटा ऐसे परसेंटेज डाउन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट वैल्यू में क्योंकि इतना बड़ा है तो सारे रिटेलर का जो सेल्स था वो लगभग हो गया है। और उसमें भी ये साल हम मींस वैल्यू टर्म्स में 10-15% का ग्रोथ रहेगा, वॉल्यूम में 10% का श्रिंकेज आ सकता है। तो वॉल्यूम मैटर करता है ना सर? नहीं, वॉल्यूम मैटर करता है, मगर देखो जो कंज्यूमर है उनका एक बजट होता है कि अगर उनको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख जो भी अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी खरीदना है, तो वो बजट में जो फिर ग्राम आता है वो हिसाब से खरीदता है शादी के लिए। मेन तो वेडिंग सीजन के लिए जो सोने की खरीदारी होती है वो होती है। तो बजट शायद उतना ही रहता है, तो उसमें फिर ग्रामेज कम हो जाता है, बिकॉज सोने का दाम बढ़ रहा है। अच्छा कोलिन, अभी अगले 1-2 महीने तो चूंकि ऐसा सीजन होता है कि यहाँ कुछ होता भी नहीं, तो डिमांड सबड्यूड रहेगी। मतलब सितंबर लास्ट के ऑनवर्ड डिमांड बढ़ना शुरू होगी। रक्षाबंधन से जनरली डिमांड आना चालू हो जाती है, बिकॉज तब तक अपने सब श्राद्ध ऐसे जो दिन है वो अच्छे नहीं रहते, बट रक्षाबंधन से मीन सारा अपना ऑस्पिशियस डेज चालू हो जाता है और शादी का सीजन जैसे चालू होगा गोल्ड की खरीदारी चालू हो जाएगी। ओके जतिन, बहुत कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन, क्या गोल्ड खरीदेंगे आप? सलाह देंगे कि इस समय गोल्ड पे पोजीशन ली जाए? नीरज जी, देखिए, बाइंग का रुझान तो ब्रॉडली बना हुआ ही है और बाइंग का मोमेंटम जो है वो और कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तब मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अराउंड 2420 से लेके 2425 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो मुझे कंफर्ट लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो कल की जो बैठक के बाद और जो भी आउटकम होने वाला है, सितंबर वायदा है, सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी, उसके पहले 2 बार बड़े आंकड़े आने बाकी हैं। डेटा जो स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा 2 बार आएंगे। एक बार जो है वो शुक्रवार के दिन आएगा इस हफ्ते, और नेक्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेडरल रिजर्व टूल वॉच के अंदर जो रहते हैं वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं पॉलिसी और अनाउंसमेंट के पहले। सो उसके मद्देनजर रखते हुए अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो बढ़ के आता है या उधर ही रहता है हाई नोट पे, तो भी ये सपोर्टिव करेगा इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए सितंबर में। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेशन जो है अगर वो और हो जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है फिर से बन सकता है कि सितंबर में क्या रेट कट होंगे या नहीं। फिलहाल अभी रुझान जो है पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ऊपरी भाव पे नहीं लेना है। 2430, 2435 के आसपास मिलता है तब जरूर बाय करके चले। और MCX पर उसका वर्णन में देख रहा हूँ तो 69,700 के आसपास अक्टूबर वायदा अगर मिलता है तभी उसको एंट्री लेना है।
ऑक्टोबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, और 69,000 एक मेरा बेस स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, और 70,500 से लेकर 71,000 के पोजिशनल सेटअप के हिसाब से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं डिप पे। ओके अजय, आपका क्या व्यू है इस पर, गोल्ड पर? नहीं जी, मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहिए बिकॉज अब हम देखते हैं तो क्लैरिटी पूरी मिल चुकी है कि सितंबर में रेट कट, और इनफैक्ट अगर हम सीएमई टूल देखेंगे तो 0.5 का रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो एक तरफ से ये सपोर्ट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चैनल पे है, और जिस ढंग से अब हम देखते हैं डी डॉलराइजेशन और जो ये कंसर्न चल रहा है, ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल चार्ट पे हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा था, और अब मार्केट 2300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था। तो 2300 गया, 2400 गया, अब 2500 के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है पुल बैक की, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन जिस दिन भी ये समझो कि अगले 2-3 दिनों में 2515, 2520 के ऊपर गया, तो कम से कम मुझे लगता है 2580 से 2600 की रैली अगस्त मंथ में ही दिखा सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो सारे सपोर्टिव है। नो डाउट डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 69,900 इज गुड, वहां पे हमें बाय करना चाहिए। आज का हाई मुझे लगता है कि 70,300, 400 लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो मुझे लगता है वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट से आ रहा है, और कभी भी जब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर कुछ ऐसा चीजें आती है तो कच्चा तेल भी बढ़ता है, गोल्ड भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है जिस से तरीजा जी ने भी एक आशंका जताई है कि ये कंसर्न और बढ़ेगा, तो गोल्ड मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। गोल्ड ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। दोनों एनालिस्टों की सेम राय है, एक कह रहे हैं थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, और एक कह रहे हैं कि लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट को ज़रूर ध्यान रखें। जो ट्रेडर हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत देख समझ करें, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है अगर खाड़ी में, और रेट कट भी आ रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें गोल्ड के लिए फेवरेबल बनती हैं। तेज़ी का माहौल बनेगा, और कच्चे तेल में भी ऊपर के साइड ज़्यादा ओपनिंग होने की संभावनाएं हैं। अजय जी, जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और सबकी। तो ये था कमोडिटी मार्केट का हाल, और आपकी स्क्रीन पे इक्विटी के भी दिख रहे होंगे। ऊपर से तेज़ी से गिरावट आई है इंडेक्स पे, और सारे इंडेक्स नीचे गिरे हैं। देखिए आप, निफ्टी 90 पॉइंट गिर चुका अपने हाई से, तो ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।